मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड का ओरिएंटेशन तो आपने निकाला, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि मैग्नेटिक फील्ड है कितना। मैग्नेटिक फील्ड है कितना, मतलब स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड है कितना, क्योंकि ऐसा तो संभव नहीं है, ऐसा तो संभव नहीं है कि किसी करंट में अगर आपने 1 एम्पियर की करंट फ्लो कराई है और यहाँ आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लिया, फिर आपने इसी में 5 एम्पियर की करंट फ्लो करा दी तो फिर से वही मैग्नेटिक फील्ड आ जाए। कुछ तो डिफरेंस यहाँ आएगा। तो उसके लिए हमें फाइंड करनी पड़ेगी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है तो मैग्नेटिक फील्ड एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई, तो मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के लिए हमें एक सूटेबल स्केल चाहिए। वो स्केल है टेस्ला, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला। अब 1 टेस्ला कितना होता है ये हम इसी लेसन में आगे समझेंगे उसे। टेस्ला भी होता है और दूसरी इसकी यूनिट है वेबर पर स्क्वायर मीटर। वेबर पर स्क्वायर मीटर भी कह देते हैं और टेस्ला, दोनों की एक ही बात है। लेकिन ये 1 वेबर पर स्क्वायर मीटर या 1 टेस्ला कितना है, इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब हमें ये देखना है कि इस कंडक्टर में अगर हम करंट फ्लो करा रहे हैं तो यहाँ इस पॉइंट पी पर कितने टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ। अगर मैं कोई दूसरा पॉइंट ले लूं क्यू, तो हमें पता लगाना कि यहाँ क्यू पॉइंट पर कितने टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ। अगर मैंने यहाँ करंट बदल दी तो जितने टेस्ला पहले था यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, क्या उससे कुछ डिफरेंस आया, क्या उससे कुछ बदलाव आया। मतलब हमें फाइंड करना है कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी। करंट करंट पर डिपेंडेंट है या नहीं, डिस्टेंस पर डिपेंडेंट है या नहीं, या किस पर डिपेंडेंट है। करेक्ट। तो इसके लिए दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत ढेर सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे सालों तक एक्सपेरिमेंट किए, और तब जा करके उनको पूरा रूल समझ आ गया। बायोट एंड सेवर्ट लॉ। टी इसमें साइलेंट है, बायोट। बायोट भी बोल देते हैं, बायो बायो है वैसे तो, बायो एंड सेवर्ट लॉ। बायो एंड सेवर्ट लॉ, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा कि एक लंबा कोई करंट कैरी कंडक्टर है। ऐसे बना लिया मैंने, आड़ा तिरछा सा बना लिया, जानबूझकर इसे स्ट्रेट नहीं बनाया, जानबूझकर मैंने इसे कर्व बनाया। इस करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट का इस्टेब्लिश्ड करंट है, यूनिफॉर्म करंट है आई। यूनिफॉर्म करंट है आई। और उन्होंने कहा कि एक पॉइंट है पी, एक पॉइंट है पी। करेक्ट। इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना। इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। उन्होंने कहा कि भाई देखो, ऐसा है, पूरे कंडक्टर का तो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पर अभी हम फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि अ, ये टेढ़ा मेढ़ा कंडक्टर है, मुड़ा थोड़ा सा है। तो उन्होंने कहा कि इस कंडक्टर का एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर लो। इस कंडक्टर का एक छोटा सा पार्ट कितना, जिसकी लेंथ है डीएल, और फिर वही बात है कि डीएल इज नेग्लिजिबली स्मॉल। डीएल लिमिट्स टेंड्स टू जीरो एज कंपेयर टू द टोटल लेंथ ऑफ कंडक्टर। एक कंडक्टर का एक बहुत छोटा सा एलिमेंट इन्होंने कंसिडर कर लिया, डीएल। ठीक है। उन्होंने कहा कि डीएल एलिमेंट है कंडक्टर का और इसमें करंट फ्लो कर रही है कितनी, आई करंट फ्लो कर रही है, और ये पॉइंट पी है। और इस डीएल को पॉइंट पी से उन्होंने ज्वाइन कर दिया, डीएल को पॉइंट पी से ज्वाइन कर दिया। और इस डीएल की पॉइंट पी से डिस्टेंस है आर। कितनी डिस्टेंस है यहाँ से, आर। इस डीएल का मिड पॉइंट है ओ। क्या है, डीएल का मिड पॉइंट है ओ। और इस डीएल को हम बोलेंगे आगे भी, बार बार इसे यूज करना पड़ेगा, इसे हम बोलेंगे करंट एलिमेंट। क्या बोलेंगे, ये जो डीएल है, बल्कि डीएल भी नहीं, बल्कि डीएल भी नहीं, जो इसमें करंट फ्लो कर रही है आई, आई और डीएल का प्रोडक्ट, इसे हम बोलेंगे करंट एलिमेंट।
करंट एलिमेंट, आई और डीएल का प्रोडक्ट, करंट और डीएल। ठीक है, तो ये जो करंट एलिमेंट है, करंट एलिमेंट और वो पॉइंट जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन की लेंथ है आर। आर इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द करंट एलिमेंट, and the line joining point P to the current element makes an angle theta with the current element। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना ये थीटा, क्योंकि कई बार आगे चलकर इसी लेसन में थीटा सबसे ज्यादा गड़बड़ करता है, सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है कि जी थीटा अभी तो आपने ये कहा था, थीटा अभी इसको कुछ और कह रहे हो, थीटा को ना, ना कुछ भी नहीं। हमेशा क्या होगा, theta is the angle between current element and the line joining the point to the current element। वर्ड्स पर ध्यान देना, थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन, किस किस के बीच का एंगल, लाइन जॉइनिंग द पॉइंट एंड करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट और जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, उस पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन के बीच में बना हुआ एंगल है थीटा। ठीक है, तो अब बायोसेवर्ट ने क्या देखा, बायोसेवर्ट ने सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, और ये सारे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंटल ही है, इन्हें हम थ्योरेटिकली नहीं प्रूव कर सकते। उन्होंने क्या देखा कि पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, बहुत स्मॉल स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डीबी, क्योंकि हमने यहाँ डीएल बहुत छोटा सा लिया हुआ, बहुत छोटा सा लिया हुआ, तो इस डीएल के कारण पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा वो भी छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा। तो डीबी सबसे पहले उन्होंने कहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन करंट एलिमेंट। जितना स्ट्रॉन्ग करंट यहाँ फ्लो कर रहे होंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पर इंड्यूस हो जाएगा। सेकंड सेकंड ऑब्जर्व देखा उन्होंने कि डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट। dl is the length of current element, idl is the current element, idl is the current element, dl is the length of current element। कि जितना बड़ा आप ये कंडक्टर का पार्ट लेंगे पॉइंट पी पर फाइंड करने के लिए, उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। सेकंड कंडीशन उन्होंने क्या देखा, सेकंड थर्ड कंडीशन देखी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट, directly proportional to sine theta, directly proportional to the sine of angle, what angle, which angle, angle between current element and the line joining point P, जिस पॉइंट पर आपको फील्ड चाहिए। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या देखा, dB इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रहा है। लार्जर द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम योर करंट एलिमेंट इज स्मॉलर इज द मैग्नेटिक फील्ड। और फिर सारे के सारे पांच, चार के चार ये एक साथ मिला दिए, तो फिर क्या बात निकल कर आई, सीधी सी बात है, फिर आपकी इक्वेशन बनी डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। करेक्ट। अब सीधी सी बात है, ये तो प्रैक्टिकली फाइंड कर लिया, ऑब्जर्वेशन कर लिया। अब प्रोपोर्शनैलिटी क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए एक कांस्टेंट, तो यहाँ जो कांस्टेंट निकल कर आया प्रैक्टिकली, आप याद कीजिए हमने 11वीं क्लास में शुरू में डायमेंशनल में पढ़ा था कि किसी भी इक्वालिटी में हम जो कांस्टेंट है वो थ्योरेटिकली फाइंड नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली फाइंड कर सकते हैं। देयर इज ओनली वन मेथड कि प्रैक्टिकल आप एग्जीक्यूट करें और देखें क्या आ रहा है वैल्यू। तो उन्होंने देखा कि यहाँ आया म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल, सॉरी डी टी नॉट डी टी, डी एल आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, और इसकी यूनिट
टेस्ला, TESLA, TESLA। अगर आपको पूरा वर्ड लिखना है टेस्ला तो आप स्मॉल लेटर से लिखेंगे, और शॉर्ट फॉर्म लिखनी तो कैपिटल है, कैपिटल टी से। अगर कैपिटल टी से पूरा वर्ड लिख दिया तो ये यूनिट नहीं होगी, इट इज द नेम, इट बिकम्स द नेम ऑफ अ पर्सन, टेस्ला। तो उन्होंने कहा कि डीबी इक्वल्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। पाई तो आप जानते हैं कांस्टेंट यहाँ क्या होता है। अब ये म्यू नॉट क्या बोला है, उन्होंने कहा भाई म्यू नॉट एक नया पैरामीटर है, और ये है म्यू नॉट है मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, ये सारा ऑब्जर्वेशन हम कहाँ चल रहे हैं, सारा ऑब्जर्वेशन हो रहा है फ्री स्पेस में या एयर में। एयर को भी फ्री स्पेस ही ले लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो उन्होंने कहा कि म्यू नॉट इज द मैग्नेटिक परमेबिलिटी, परमिएबिलिटी। एप्सिलॉन नॉट भी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड वाले लेसन में, वहां था एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, दोनों वर्ड्स डिफरेंट हैं। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये इलेक्ट्रिकल परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। तो उन्होंने कहा डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL sin theta upon r square Tesla. This is the magnetic field. This is the amount of magnetic field induced by a small current element at a point P at distance r from it. और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी यहाँ पर पॉइंट P पर, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए कोई सा भी एक रूल आप लगा लीजिए, कोई सा भी एक रूल लगा लीजिए। मैं राइट हैंड थंब रूल लगा देता हूँ। इस कंडक्टर को, दिस इज द कंडक्टर, ये कंडक्टर को मैंने ऐसी उंगलियों में पकड़ लिया तो मेरी उंगलियां पी पर कहाँ जाएंगी, मेरी उंगलियां पी पर जाएंगी पर्टिकुलर परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई पॉइंट पी पर इनटू द प्लेन, परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन। अगर मैं पॉइंट पी यहाँ लेता तो परपेंडिकुलरली आउट ऑफ प्लेन निकल कर आता। दिस इज बायो सेवर्ट्स लॉ, बायो सेवर्ट्स लॉ है। और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जैसे कि आपके पीछे भी आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसकी एक सर्टेन वैल्यू थी। यहाँ म्यू/4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई, इसकी एक सर्टेन वैल्यू है 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, इसका यूनिट है टेस्ला मीटर पर एम्पियर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये वाला पैरामीटर, ये कांस्टेंट हम बार बार यूज करेंगे, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी में यूज करते थे, क्या यूज करते थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही हमें यहाँ यूज करना है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अगर ये पूरा का पूरा आप ऑब्जर्वेशन किसी मीडियम में ले रहे हैं, अगर फ्री स्पेस में ले रहे हैं तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मीडियम में ले रहे हैं, फॉर ए मटेरियल मीडियम, फॉर ए मटेरियल मीडियम डी बी इज इक्वल टू कितना होगा, म्यू/4 पाई, म्यू/4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर टेस्ला। सिंपल सी बात है। फिर यहाँ क्या होगा, दिस इज द मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मीडियम। ओके। और इस मैग्नेटिक परमेबिलिटी को आप इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस भी लिख सकते हैं। मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मीडियम को आप मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, बिल्कुल वही पीछे वाली जैसी ही अब कहानी बनेगी। सारी कहानियां एक जैसी हैं, एक राजा होता है, एक रानी होती है, उसके दरबार होता है, उसकी प्रजा होती है, हमें सारी कहानी फिजिक्स में एक जैसी है। तो क्या हम इस मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मीडियम को लिख सकते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, म्यू आर इज इक्वल टू म्यू/म्यू नॉट। ये क्या चीज है बताओ, म्यू आर क्या हो जाएगा, बिल्कुल जैसे जैसे आपने पीछे वो लिखा था, जैसे पीछे आपने क्या लिखा था, याद कीजिए, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ
इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ठीक वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगी, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। म्यू आर क्या बनेगा, म्यू आर बनेगा रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ठीक है, और ये क्या चीज है आपका, ये आपका क्या है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और म्यू क्या है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मीडियम। वही का वही रिलेशन है यहाँ। तो इस तरह से आप फ्री स्पेस में अगर काम कर रहे हैं, फ्री स्पेस में कर रहे हैं, तो फॉर्मूले में यूज होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर आप किसी मीडियम में काम कर रहे हैं तो म्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, जहां म्यू है आपकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मीडियम। और इसे आप मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मीडियम विच इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मीडियम टू द मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। बिल्कुल वैसे जैसे कि आपने इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी के बारे में पढ़ा हुआ था। तीनों कर रहा हूँ। देखो ये जो फॉर्मूला बना है, ये हमारा फॉर्मूला बना है फ्री स्पेस के लिए, फ्री स्पेस के लिए बना हुआ है। मतलब ये है कि आपका ये जो करंट एलिमेंट है, करंट एलिमेंट भी फ्री स्पेस में रखा हुआ, और जिस पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं ये सारा फ्री स्पेस है यहाँ चारों तरफ। लेकिन अगर ये सारा की सारी कंडीशन, यानी आपका करंट एलिमेंट और जो पॉइंट पी है ये आपका किसी मीडियम में हो जाए, किसी मीडियम में हो जाए, किसी मीडियम में अगर आ जाए, तो फिर आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला आपका ये वाला बनेगा। ठीक है, तो चलो फिर से हम देख लेते हैं, ध्यान से देखो। ये मैं इसको डीबी नॉट कह देता हूँ, और इसको मैंने डीबी कहा हुआ है, डीबी एम कह देता हूँ इसे। चलो, तो अब हम इन दोनों को अगर डिवाइड कर दें यहाँ से, किसे डिवाइड कर दें, डीबी नॉट को डीबी एम से अगर हम डिवाइड कर दें, बल्कि इसको हम इससे डिवाइड कर दें, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आपका फॉर्मूला ये बनेगा म्यू आर, नहीं, म्यू बाय म्यू नॉट, म्यू बाय म्यू नॉट। देखो यहाँ से तो म्यू रह जाएगा, और इस वाले फॉर्मूले से क्या रह जाएगा, म्यू नॉट रह जाएगा। यहाँ से आपका क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड इन मीडियम, ये क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड इन फ्री स्पेस। मैग्नेटिक फील्ड इन मीडियम, डी बी, मैंने इसको मीडियम लिख दिया, अपॉन डी बी इन, डी बी कहाँ, फ्री स्पेस का। और इन दोनों का रेशियो क्या है, इन दोनों का रेशियो है रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। तो यहाँ से आपका म्यू आर रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज इक्वल टू रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड इन द मीडियम टू द मैग्नेटिक फील्ड इन फ्री स्पेस। ये आपका क्या बन गया, एक मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स में आ गया रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स में आ गई, क्या आ गई मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स में, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी आ गई मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स पर। क्लियर है बात ये। और सीधी सी बात ये है कि ये एक प्योर रेशियो है, तो इसकी कोई यूनिट होनी नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या आपके पास, कोई यूनिट नहीं बनेगा। वहां भी आपने देखा था कि रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी वो भी एक यूनिट लेस था, और यहाँ रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी ये भी आपका क्या है, ये भी आपका विदाउट यूनिट एक प्योर रेशियो बन जाती है। ठीक है।